Hello, dear students. In the first lecture of current electricity, we had studied about electric current, potential difference, EMF, resistance, Ohm's law, vector form of Ohm's law. इसी चैप्टर को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये वो जो भी हमने कहानी कल पढ़ी उसमें एक EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो कहानियां थी वो सब कहानी हमारी 10th स्टैंडर्ड की थी। आज एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चार्ज फ्लो कैसे करता है, करंट का फ्लो कैसे होता है। तो सिंपल सी बात, इन टुडेज लेक्चर वी लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, हाउ द फॉर्मूला V is equal to IR, or you can say the deduction of Ohm's law was done. These two things are very important in today's lecture. So first of all, I just want to tell you that there are certain charge carriers, like in solids the charge carriers are electrons only. चार्ज कैरियर्स मींस जो मूव करेंगे बेटा। तो मूव सॉलिड्स में जो चीज मूव करती है वो हमारे क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन हमारे मूव नहीं करते हैं, प्रोटॉन्स आर इमूवेबल, ये मूव नहीं करते। यानी कि कंडक्टर के केस में, यानी कि सॉलिड्स के केस में अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। लिक्विड के केस में आप लोगों ने चीजें देखी होंगी बेटा, एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड और कैथोड, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकल रहे होते हैं और वही नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का फ्लो एक दूसरे की तरफ हो रहा होता है। यानी कि लिक्विड के केस में जो आपको चार्ज कैरियर्स मिलेंगे जिनकी वजह से करंट जनरेट हो रहा होगा बेटा, वो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा गैसेस के केस में, तो गैसेस के केस में गैसेस आपकी आयंस में तो ब्रेक होती ही होती है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि गैसेस के केस में तीनों ही चीजें आपके क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सॉलिड्स के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स, लिक्विड के केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर दी चार्ज कैरियर्स, एंड गैसेस के केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स। अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो अब हम बात करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो जो भी हमारा कंडक्टर है वो सपोज हमने यहाँ पर एक सिलेंडर मान लिया। ऑब्वियस सी बात है इस सिलेंडर के अंदर क्या होंगे बेटा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर विल बी सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और ड्यू टू रूम टेम्परेचर दे बिकम एक्साइटेड। रूम टेम्परेचर की वजह से ये क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे। मतलब ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या हो रहा होगा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी continuous state of random motion। क्यों, क्योंकि इनको बेटा एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलने की वजह से ये जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर है यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर है, उसकी वजह से इन सबको क्या मिल गई है बेटा, एनर्जी मिल रही है। और अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के अंदर अराउंड 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने में पता है, पर क्यूबिक मीटर में। मतलब एक मीटर क्यूब में आपको एक मीटर क्यूब का अगर कंडक्टर है, 1 मीटर क्यूब का अगर कोई कंडक्टर है, तो उसके अंदर अराउंड 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो 1 मीटर के एरिया में, 1 मीटर के वॉल्यूम में, मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो रूम टेम्परेचर में जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा, तो रूम टेम्परेचर में ये इनका जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर,
at room temperature electrons moves with a speed of 10 to the power or speed of the order 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी तेज ये क्या कर रहे होते हैं बेटा, मूव कर रहे होते हैं। और ये वेलोसिटी क्या हो रही होती है, हर डायरेक्शन में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इन सबकी अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन सब के पास अपनी अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो हर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। तो अगर ये हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम क्या मानते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि ऑन एन एवरेज the velocity, the number of electrons traveling in any direction, किसी भी डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे will be equal to the number of electrons traveling opposite to that direction, मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि 100 ही इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास, हमने इसको क्या मान रखा है बेटा, एक अजम्पशन माना है। याद होगा आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम यही अजम्पशन मानते थे कि आधे इलेक्ट्रॉन अगर एक वॉल को हिट कर रहे हैं बेटा तो उसके आधे इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट वाली वॉल को हिट कर रहे होंगे। तो वैसा ही अजम्पशन हमने यहाँ पर भी लिया है रूम टेम्परेचर पर। तो हमने क्या मान लिया कि इफ देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने क्या मान लिया, u1 u2 u3 ये सब की सब हमारी जो वेलोसिटी हो गई un तक, ये हर एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी विल बी, ये देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइड बाई कैपिटल N, यही होगा हमारा एवरेज। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने अगर बोला कि 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स ही मेरे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब जितनी वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी उतनी ही वेलोसिटी मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो अगर ये यहाँ पर कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी उसी के जस्ट अपोजिट उतनी ही वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो इसका नेट आएगा वो नेट कितना आ जाएगा बेटा, वो नेट हमें 0 मिल जाएगा। यानी कि जो भी ये वेलोसिटी है, इन वेलोसिटीज का जब हम वेक्टर सम कर रहे होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी का जो हमें वेक्टर सम मिलेगा वो वेक्टर सम हमें कितना मिल जाएगा बेटा, वो वेक्टर सम हमें 0 मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। इसीलिए रूम टेम्परेचर में कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज हमारा क्या नहीं आता है बेटा, कोई भी चार्ज हमारा बाहर निकलकर नहीं आता है। सारा का सारा चार्ज हमारा कहाँ रहता है बेटा, इनसाइड द कंडक्टर ही रहेगा। जब तक कंडक्टर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो करंट की फॉर्म में हमें मिलेगा नहीं। अभी ये जो कहानी थी, ये कहानी तब की थी बेटा जब ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। रूम टेम्परेचर पर ये था तो हमें क्या पता चला कि रूम टेम्परेचर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक थर्मल एनर्जी आ जाती है। उसी थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होंगे। हम क्या मानकर चलते हैं कि ऑन एन एवरेज ये हमारा एक अजम्पशन है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसी से जस्ट उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहे होते हैं।
तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मान लिए, कैपिटल एन हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिए, और कैपिटल एन अगर हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिए तो ऑब्वियस सी बात है U1 U2 U3 UN ये सब इसके क्या हो जाएंगी, हमने सपोज इनिशियल वेलोसिटी मान ली, तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी निकल कर आई है बेटा वो कितनी निकल कर आई है, 0 निकल कर आई है। अब जब हम क्या कर रहे होते हैं, इसी कंडक्टर के अक्रॉस हम एक बैटरी प्लेस कर देते हैं, तो बैटरी के प्लेस करने की वजह से क्या होगा, बैटरी के प्लेस करने की वजह से ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा शुरू हो गया, जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करते ही पॉजिटिव से नेगेटिव ये V पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है बेटा। क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैटरी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो हमें पता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता था, किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। यानी कि अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मोशन में थे वो रैंडम मोशन में ना हो करके अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे तो यानी कि कितनी फोर्स लग रही होगी बेटा इन हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो भी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी माइनस ऑफ ई। और दुनिया की कोई भी फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, ma के बराबर होती है। यानी कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E/m। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन द opposite direction of applied electric field, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रिफ्ट हो रहे होंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कितनी थी बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन की, U1 U2 U3 UN ऐसी थी। तो यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो फाइनली आफ्टर गेनिंग दिस एक्सेलरेशन, आफ्टर gaining the acceleration वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बेटा, यानी कि अब हमने नई वेलोसिटीज माननी पड़ेंगी, v3 और कितनी मान ली हमने, vn वेलोसिटी मान ली। तो ऑब्वियस सी बात है ये v1 v2 v3 जो हमारी वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होंगी, और अगर ये हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होंगी तो यानी कि यहाँ पर हम v1 को क्या लिख पाएंगे, v1 विल बी इक्वल टू u1 प्लस a tau 1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a tau 2, ऐसे लिख पाएंगे बेटा। v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a tau 3 एंड vn इज इक्वल टू un प्लस a tau n। और यहाँ पर ये जो tau n है वो क्या है, tau is called as, this tau is the relaxation time, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, टाइम elapsed between two successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बेटा मैं मुंबई स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ, तो मुंबई स्टेशन पे बहुत भीड़ है, तो एक बंदे से जब मैं टकराया और दूसरे बंदे पर जो टकराने का टाइम होगा उतने ही टाइम पर तो मैं क्या हुआ, मैं आगे की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ, अदरवाइज तो बाकी सारा टाइम तो मेरा किस में चला गया, कोलिजन में चला गया। तो हम टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम इलेप्स्ड या टाइम स्पेंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब यही रिलैक्सेशन टाइम के बाद अगर हम बात करें तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो v1 प्लस v2 प्लस v3, और ये कहां तक, vn तक आएगा यहाँ पर,
दिस विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2 और कहाँ तक un तक प्लस a कॉमन ले लेंगे, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 कहाँ तक टाउ n तक। अगर मैं इसका एवरेज निकालने की कोशिश करूं और n से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बेटा, तो n से डिवाइड करते ही ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। पिछले वाले केस में ही हम लोगों ने देखा था ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई जीरो, क्योंकि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जीरो। और ये जो वेलोसिटी है बेटा, दिस इज द एवरेज ऑफ द न्यू वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा vd, एंड दिस vd इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम इसको डिफाइन कर लेंगे। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू, इसको हम बोल देंगे, ये सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग था भैया, कोई कम टकरा रहा होगा कोई ज्यादा टकरा रहा होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं बेटा टाउ, एंड दिस टाउ इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज द वेलोसिटी acquired by free electrons in the opposite direction of applied electric field is drift velocity। याद रखेंगे बेटा ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम नाम क्या देते हैं, vd। तो vd हमें समझ में आ गया, रिलैक्सेशन टाइम हमें समझ में आ गया कि ये जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस होंगे, उन सबसे टकरा रहे होंगे बेटा। तो उनके टकराने के बीच में जो टाइम इलेप्स्ड होगा दो कोलिजन के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं दोबारा से लिखूं तो vd इज इक्वल टू क्या है, vd इज इक्वल टू a टाउ है, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ये हमारा एक्सप्रेशन किसका आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, और हमने इसको डिफाइन भी कर लिया। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें ये पता चल गया भैया कि vd, ये एक्सप्रेशन हम ध्यान रखेंगे बेटा, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमें कई सारे कंसेप्चुअल सवाल मिलेंगे, ई बाई एम इंटू टाउ। तो आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये दोनों ही बातें आपको क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो हमें ये पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया अभी तक, जो हमने डिराइव किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन। तो दिस वाज द डेरिवेशन रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको पता चल गया कि करंट कैसे फ्लो होता है। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली किसी भी तरीके का, हर तरीके का रैंडम मोशन हो रहा होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ही होता है बेटा, मतलब सरफेस पर ही घूम रहा होता है, बाहर नहीं निकल रहा होता। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तब तक करंट जनरेट नहीं हो रहा होता है। उसके बाद फिर हम देख रहे होते हैं कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इस पोटेंशियल की एप्लीकेशन की वजह से हमें क्या मिल रही होती है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होती है, और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो भी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इन सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और जब इन सबकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हमने हर एक की वेलोसिटी अलग अलग लिखने की कोशिश करी, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, vd इज इक्वल टू a टाउ, यानी कि vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। इस रिलेशन के बाद अगर हम बात करें बेटा, तो ये रिलेशन क्यों डिराइव करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस रिलेशन के बिना हम ओम्स लॉ डिराइव नहीं कर सकते थे। तो ओम्स लॉ का डिडक्शन भी देखना है हमें, और हमें इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन देखना है। क्यों सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक वेलोसिटी है कि कितनी वेलोसिटी से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पर मुझे सीधा सीधा ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेज निकल रहे होंगे,
तो रेट ऑफ फ्लो तेज हो जाएगा, और रेट ऑफ फ्लो तेज होने का मतलब क्या है कि करंट मुझे ज्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो वो क्या रिलेशन होगा, वो हम रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो जैसे सपोज ये मेरा एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने मान ली है बेटा फॉर एग्जांपल L है, ठीक। अगर मैंने इसकी लेंथ L मानी है और इसका जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया है A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई किया V वोल्ट का, ऐसा ही काम करना होता है। अगर मैंने यहाँ पर V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू होंगे, और जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू होंगे वो किस डायरेक्शन में शुरू होंगे, ये जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए किस डायरेक्शन में, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि करंट का रिलेशन अगर मुझे निकालना है तो करंट तो मुझे पता है कि Q/T होता है साहब। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक अजम्पशन मान रहे हैं कि लेट, हमने क्या अजम्पशन लिया यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी कैपिटल N, स्मॉल n सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी कैपिटल N, जो स्मॉल n सॉरी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, ऐसा क्यों अज्यूम किया सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं मान ले टोटल, अलग से क्यों मान रहे हैं वो भी हमें समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर वो कितने हो जाएंगे, इन अ कंडक्टर विल बी स्मॉल n इंटू वी, क्योंकि ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N अपॉन वी, और कैपिटल N अपॉन वी को मैं क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल n, तो n को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, स्मॉल n इंटू वी, और v हमारा किसके बराबर है बेटा, v हमारा a इंटू एल के बराबर है। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर, तो टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर विल बी NaL इंटू ई, यही चार्ज है बेटा, यही हमारे चार्ज कैरियर्स हैं जो क्या कर रहे होंगे, टोटल चार्ज कैरियर यही होगा, N इंटू ए इंटू एल इंटू ई। अब टाइम की अगर हम बात करें, किसकी हम बात करेंगे, टाइम की, तो ये मुझे Q की वैल्यू मिल गई, यानी कि Q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, NaLe, ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये मुझे चार्ज मिल गया। अब देखो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है, यानी कि T इज इक्वल टू, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो T इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि T और चाहिए मुझे, Q तो मिल गया, T और चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, L लेंथ है बेटा जो डिस्टेंस कवर करनी है, कितनी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी होगी, यानी कि ये मुझे दूसरा रिलेशन मिल गया, दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो I इज इक्वल टू क्या है, Q/T, Q कितना है बेटा, Q है यहाँ पर NaLe अपॉन L अपॉन VD, L से L कैंसिल, NeaVD, ये मेरे पास रिलेशन आ गया NeaVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। और जैसा मैं सोच रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, बिल्कुल बात ये सही निकली यहाँ पर, क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने जो ये n इंटू एल अगर हमने नहीं लिया होता बेटा, इस तरीके से अजम्पशन नहीं लिया होता, तो कभी हम इस रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते।
तो हमें इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही अज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम इस डेरिवेशन को कर पाएंगे, अदरवाइज हम इस डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये जो रिलेशन मिल गया, ये मेरा पहला वाला रिलेशन कंप्लीट हो गया बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस होगा। तो I इज इक्वल टू, मुझे रिलेशन जो मिला है वो क्या मिला, I इज इक्वल टू NEA VD, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिला है। और अगर I इज इक्वल टू NEA VD है तो I इज इक्वल टू NEA VD की जगह पर क्या मैं EE/m इंटू टाउ लिख सकता हूं? याद आया, यही रिलेशन हम लोगों ने अभी बेटा पीछे डिराइव किया था, VD और EE/m इंटू टाउ। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है यहाँ पर, तो मैंने वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या प्लेस कर दिया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लेस कर दिया। अब यहीं पर अगर मैं I इज इक्वल टू NE² A बाई m इंटू टाउ इंटू V/E इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था बेटा, एक रिलेशन पढ़ा था ना हमने कंडक्टर के केस में, V/L, तो वही हमने V/L यहाँ पर एक रिलेशन रख दिया। तो V इज इक्वल टू, मुझे यहाँ से क्या मिला, ml अपॉन NE² A इंटू टाउ इंटू I। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का है। किसका है बेटा, रेजिस्टेंस। सब कांस्टेंट है यहाँ पर, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था m, l कांस्टेंट है दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल n कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। यानी कि मुझे यहाँ पर जो चीज, क्योंकि टाउ जो है दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बेटा, ये हमारा क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, रिलैक्सेशन टाइम। तो v इज इक्वल टू, सीधे सीधे हम क्या लिख पाएंगे, IR, और वेयर R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² A टाउ। अब यहाँ पर भी आपके बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बनते हैं। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया इंक्रीज करने पर, डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से एक और रिलेशन था हमारा, R इज इक्वल टू, हमने एक और चीज पढ़ी थी दैट इज रो L बाई A, ऐसा पढ़ा था या नहीं। तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा, R विल बी इक्वल टू ML अपॉन NE² A टाउ। तो L/A को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, यानी कि रो इज इक्वल टू कितना आएगा, M अपॉन NE² टाउ। दिस इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि इफ टाउ इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इफ टाउ, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा, टाउ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज होगा। कुछ ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है बेटा यहाँ पे। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ हमें कैसा मिलेगा। तो ये हमें कुछ रिलेशंस मिल गए बेटा, हमें पता चल गया कि ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस हुआ। तो ये अगर एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल 3 नंबर में आता है कि डिड्यूस ओम्स लॉ, तो आपको बिल्कुल यहीं से इसको स्टार्ट करना है बेटा, बल्कि यहाँ से ना करके यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, कि जो भी आपका मैकेनिज्म है, किस तरीके से आपको ये वाला रिलेशन मिला दैट इज VD इज इक्वल टू EE/m इंटू टाउ, ये रिलेशन आपको कैसे मिला। इसी रिलेशन के बेसिस पर आप क्या कर पाएंगे बेटा, इसी रिलेशन के बेसिस पर आप ओम्स लॉ को डिड्यूस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, देयर आर सेवरल रिलेशंस जो आज हम लोगों ने देखे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बात बताइएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाए, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे बेटा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कंडक्टर की बात करते हैं सबसे पहले। कंडक्टर के केस में क्या है भैया, कि अगर जो भी मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स थे,
ये इलेक्ट्रॉन्स का जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी, और एनर्जी बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि टाउ हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और टाउ अगर हमारा डिक्रीज कैसे सर, ये डिक्रीज कैसे हो गया बेटा, सिंपल सी बात, अगर इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी तो ये सपोज यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ टकराया, अगर बहुत ज्यादा स्पीड में होगा तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड क्या करेगा, कम करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड, energy is increased, velocity of moving electron will increase due to increment in velocity, distance between two successive collision is covered in less time, which means a relaxation time decreases। और अगर बेटा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, मतलब ये टाउ डिक्रीज हो जाएगा भैया वेलोसिटी बढ़ने से। अगर टाउ डिक्रीज हो गया तो आर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, रो एल बाई क्या एक्सप्रेशन, सॉरी टाउ, आर इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो टाउ डिक्रीज तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी कि कंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, कहीं पर भी जो भी आपकी अप्लायंस होगी उस अप्लायंस का अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो उस टेम्परेचर के बढ़े होने की वजह से क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर के बढ़े होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज है कि मेटल के केस में, मेटल्स के केस में अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, ये सारा का सारा आपको सामने बेटा एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स के केस में बेटा जो भी आपकी रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली वेरी करती है, और रेजिस्टिविटी जो वेरी करती है बेटा वो इस एक्सप्रेशन से वेरी करेगी। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल नया नहीं है बेटा, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक रिलेशन पढ़ा था, एल डैश इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे रिलेशन पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पर रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी की जगह यहाँ पर टी माइनस टी नॉट है। यहाँ पर ये जो अल्फा हुआ करता था दिस वॉज कोफिशियंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ पर ये जो अल्फा है बेटा दिस अल्फा इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ, क्या बोल देंगे इसको, थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको अल्फा को हम बोलते हैं, दिस अल्फा इज कॉल्ड एज, अल्फा इज थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं बेटा। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये जो अल्फा है ये हमेशा तुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, एंड इसका जो ऑर्डर होगा बेटा वो आपका 10 टू दी पावर -3 के ऑर्डर का होगा। तो सिंपल सी बात ये कि अगर हम मेटल्स के केस की बात करें तो जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ नहीं जाएंगे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लेकिन थर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और थर्मल स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज होने से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और इसी की वजह से आपको क्या चीज मिलेगी बेटा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीज होने की वजह से आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, किसका, मेटल्स का। अल्फा क्या होता है आपको समझ में आ गया। अगर आप अल्फा की यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे
तो अल्फा की जो यूनिट आएगी वो आएगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स विल बी द यूनिट। तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल के केस में ये इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी होगा। और यहाँ पर जो भी आपका रो नॉट है, वो रो नॉट जो है ये लोअर टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी है, लोअर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, और रो जो है ये है आपकी जो भी आपकी गिवन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी होगी, जो भी आपको गिवन टेम्परेचर दिया गया, जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपसे रेजिस्टिविटी पूछी जा रही होगी, मतलब टी वो टेम्परेचर होगा। जैसे 80 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी बताओ, तो वो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट विल बी दी फॉर्मूला। लेकिन ये सारे के सारे मेटल्स, लगभग सारे के सारे मेटल्स के लिए यही एक्सप्रेशन यूज होता है। बट जो हमारे कुछ प्योर मेटल्स होते हैं बेटा, प्योर मेटल्स मतलब कॉपर की अगर हम बात करें, तो कॉपर के केस में जो हमारी रेजिस्टिविटी का वेरिएशन होता है, वो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन आपको कुछ इस तरीके से वेरी होता हुआ मिलेगा बेटा। इसका मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर पर प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होते चली जाती है एज दी हायर पावर ऑफ टेम्परेचर, एज दी हायर पावर ऑफ टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखेंगे कि कॉपर के केस में आपकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है। 2015 में बेटा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ग्राफ बनाने को बोला गया था। अगर अलॉयज की बात करेंगे तो जैसे निक्रोम है, तो निक्रोम के केस में जो भी आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो लीनियरली वेरी करेगी, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर आपके कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी 100% होगी। लेकिन यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी विल बी 0 होती है यहाँ पर इस केस में। उस केस में आपको 0, अलॉय वाले केस में आपको 0 नहीं मिलेगी। यही चीज थोड़ा सा और आगे बढ़कर अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हालांकि ये सेमीकंडक्टर्स हमारी लास्ट यूनिट है बेटा, जिस यूनिट में हम इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से, इस टॉपिक को, सेमीकंडक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी से हमें पता लगना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखूं बेटा इसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, तो रो एट एनी टेम्परेचर विल बी इक्वल टू रो टी ई टू दी पावर ई जी बाई के बी इंटू टी। तो बेटा ये एक्सप्रेशन कुछ ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। इस एक्सप्रेशन में बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी। एक्सपोनेंशियली वेरी करने का मतलब कि जो भी आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टिविटी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा आपको। कैसा ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होगा तो देख लेते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होगा आपका। जैसे कि यहां से ऐसा, यानी कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी क्या होते चली जाएगी बेटा, डिक्रीज होते चली जाएगी। और वो भी कैसे, एक्सपोनेंशियली। कैसे, एक्सपोनेंशियली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है कंडक्टर के। तो टेम्परेचर के चेंज में जो भी आपको कहानी मिलेगी वो कहानी बिल्कुल अपोजिट मिलेगी कंडक्टर्स के केस के अकॉर्डिंग। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता था, कंडक्टर्स, फिर से याद दिला दूं, कंडक्टर के केस में, कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे बेटा, वो कंडक्टिविटी ज्यादा शो करने लगेंगे। कंडक्टिविटी इनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपोनेंशियली किस एक्सप्रेशन से वेरी करता है बेटा, तो वो एक्सप्रेशन मैंने आपको ये लिखकर दिखा दिया है। इस एक्सप्रेशन की हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर्स के केस में जो भी आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है। बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। इंसुलेटर्स के केस में आपको पता है कि इंसुलेटर तो चाहे कितनी भी कुछ भी आप टेम्परेचर बढ़ा दें, कुछ भी कर दें,
उनकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत 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 ज़्यादा हाई होती है। तो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आपको इंसुलेटर्स कभी भी आपको कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते। तो बेटा आज का जो लेक्चर 2 था, दिस लेक्चर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो देखा बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट और कुछ नए टर्म्स भी देखे बेटा, जैसे कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नया टर्म था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलावा हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम देखा कि हाँ भैया जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, और कोलिजन की वजह से क्या हो रहा होता है, वो मूव नहीं कर पाते हैं, या कैसे मूव करते हैं, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा, बाकी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।